तो सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं वो को एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाके पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लीडर जूफन से कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के पीछे के बेसिस यही हैं। ये 5 सीक्रेट स्पिरिचुअल माइंस, इन्हें 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि ईस्टर्न लैंड, नॉर्थर्न लैंड, वेस्टर्न लैंड, साउथर्न लैंड और सेंट्रल एरिया आता है। और इन स्पिरिचुअल माइंस को डिवाइड करने के लिए हर एक एरिया ने अपना अपना एक यूनियन फॉर्म कर रखा है। और हमारे ये 10 सेक्ट वेस्टर्न लैंड को बिलोंग करते हैं, जिसमें कि डबल ड्रैगन मैनर हमारा हेड है। और वेस्टर्न लैंड की पावर्स को बढ़ाने के लिए डबल ड्रैगन मैनर डबल ड्रैगन गैदरिंग को हर 3 सेंचुरीज में ऑर्गेनाइज करता है, कि सबसे बेस्ट सीड को ही डबल ड्रैगन मैनर के लिए ग्रूम किया जाता है और सेलेक्टेड डिसाइपल को उस माइन से रिवॉर्ड किया जाता है। तो अब इधर सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद जूफेन भी कहता है कि अगर ये खाली एक्सपर्ट्स को राइज कराने के लिए है, तो फिर आखिर ये सीक्रेट स्पिरिचुअल माइन को सभी सेक्टों को उनके अमाउंट के हिसाब से उनके शेयर को डायरेक्टली क्यों नहीं दिया जाता, और क्या इससे वेस्टर्न लैंड की रक्षा करना और भी ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा। तो वेनरेबल यांग कहते हैं कि हाँ, मैं भी यही इच्छा करता हूँ कि काश ये इतना ज्यादा आसान होता, लेकिन ये खदानें प्रकृति की ऐसी विचित्रताएं हैं, इसमें माइनिंग करना भी इतना ज्यादा कठिन और धीमा है, और वो भी सिर्फ केवल किनारे पर ही। यहाँ तक कि हमारे इस लैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी इस माइन की कठोर दीवार को भेद नहीं सका। वेनरेबल यांग की ये सारी बातें सुनने के बाद जूफेन भी अपनी आंखें बंद करते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर किसने इन्हें लाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सीक्रेट माइंस का एक ओनर है, लेकिन ये चीज निश्चित है कि वो आदमी इस मोर्टल डोमेन का मूल निवासी तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना सोचने के बाद फिर जूफेन अपनी सीट से उठता है, फिर उन लोगों से कहता है कि ओ, तो अब मुझे पता चला कि आखिर ये डबल ड्रैगन गैदरिंग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ठीक है, फिर अब बताएं मुझे कि अब आखिर हम कब यहाँ से वहाँ जाने वाले हैं। तो सेक्ट लीडर से बताते हैं कि सिर्फ इसी एक हफ्ते में तुम्हारे पास बस ये खाली 7 दिन है। इन 7 दिनों में हमारे सेक्ट की ओर से उन सभी डिसाइपल्स में से अपने लिए एक टीम को चुनो डबल ड्रैगन गैदरिंग में फाइट लड़ने के लिए, और जितनी ज्यादा ऊंची तुम्हारी रैंक होगी उतना ही ज्यादा हमारा सेक्ट फायदा कमा पाएगा। और मुझे आशा है कि तुम्हारी इस पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ हमारा ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस बार जरूर से मिडिल 3 सेक्टों में से एक जरूर बन पाएगा। तो ये सुनने के बाद फिर जूफेन सेक्ट लीडर से पूछता है कि क्या हम लोग अकेले जाने वाले हैं। तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि ऑफ कोर्स नहीं, मेरे ये दोस्त भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तो जूफेन कहता है कि क्या सिर्फ यही तीनों वेनरेबल्स। वेनरेबलियन हंसते हुए कहते हैं कि जूफेन, इस चीज को हमारे ऊपर छोड़ दो, बाकी के हर एक सेक्ट भी ऐसा ही करते हैं। वो लोग भी अपनी ओर से 3 या 4 वेनरेबल्स ही भेजते हैं वहाँ पे, यहाँ तक कि सेक्ट के लीडर भी नहीं आ सकते, क्योंकि इससे उन्हें डर होता है कि वहाँ पे इस तरीके से काफी सारे एक्सपर्ट्स ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि उस मीटिंग में भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए तो यही डबल ड्रैगन मैनर का रूल है। तो वेनरेबलियन की ये सारी बातें सुनने के बाद जूफेन भी अपने मन में कहता है कि ओ, तो ऐसी बात है। इस तरीके से कम डिसाइपल्स तो अपने दिल की पूरी इच्छा का उपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं। तो अब इधर इसके बाद सेक्ट लीडर वहाँ से जाते हुए जूफेन से कहते जाते हैं कि अब तुम लोग जाने के लिए बिल्कुल फ्री हो, और अब तुम लोग एक हफ्ते में यहाँ से जाने वाले हो। अब इधर सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद में बाकी के तीनों वेनरेबल्स वहाँ से सेक्ट हॉल से चले जाते हैं, और जबकि इधर जूफेन सेक्ट लीडर से डायरेक्टली कहता है कि जीवुए, हमें बात करने की जरूरत है। तो इससे सेक्ट लीडर चिढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा सेक्ट लीडर हूँ। तो तब जूफेन सेक्ट लीडर से कहता है कि सेक्ट लीडर, 9th ग्रेड की एक बिल के बदले में हमारा एग्रीमेंट ये था कि उसके बदले में मैं तुम्हारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट में ज्वाइन हूँगा। मैंने अपनी ओर से अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया है, और अब बस डबल ड्रैगन गैदरिंग फिनिश करने को और रह गई है। बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम सीधा सीधा मेरी आजादी को लौटाओगे। तो जूफेन की ये बात सुन सेक्ट लीडर हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि आखिर हमारे इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जिसकी की वजह से तुम यहाँ से जाना चाहते हो। और वैसे भी प्रैक्टिकली तौर पे तुम हमारे इस सेक्ट के एक स्टार बन चुके हो, और हो सकता है कि तुम्हारे करियर की पीक पर आज नहीं तो कल तुम्हारी रैंक और भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी, यहाँ तक कि मेरी शक्तियाँ भी अब तुम्हारी पहुँच से ज्यादा दूर नहीं है। तो अब तब ये सुनने के बाद जूफेन भी कहता है कि सेक्ट लीडर, घर वही होता है जहाँ पे कि आपका दिल हो, और अब सेक्ट लीडर के किसी प्रकार के वादे के बिना इस चीज से मेरा मन काफी ज्यादा अफेक्ट होगा, और इस वजह से डबल ड्रैगन गैदरिंग में भी मेरी परफॉर्मेंस में नुकसान होगा। तो तब ये सुन सेक्ट लीडर भी कहता है कि क्या तुम इस तरीके से मुझे धमकी
दे रहे हो। तो सेक्ट लीडर की ये बात सुन ज़ूफेन सीरियस तरीके से उसे घूर करके देखने लगता है। तो ज़ूफेन को इस तरीके से देख सेक्ट लीडर भी अपने आप को शांत करता है और फिर आराम से अपनी चेयर के ऊपर बैठते हुए ज़ूफेन से कहता है कि ठीक है फिर, अब जबकि तुम यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हो, फिर मैं भी अब तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, और इसलिए अगर तुम बाद में चाहो तो अपने ल्यू क्लैन जा सकते हो, लेकिन एक बात को श्योर करके देखना, तुम्हारे साथ कुछ लोग ही डबल ड्रैगन मैनर में जाने वाले हैं, और अगर तुम उसके बाद सेक्ट को छोड़ करके चले जाओगे तो यहाँ पे सभी लोग हंसेंगे और मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद ज़ूफेन थोड़ी सांस लेता है और फिर सेक्ट लीडर से कहता है कि ये तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों टॉप 3 डिसाइपल्स भी एक साथ मिलकर के यंग मास्टर हान के अगेंस्ट मिलकर के उसका मुकाबला नहीं कर पाए, जबकि मैं यहाँ अकेला ही मिडिल 3 सेक्टों से निपट सकता हूँ और बाकी सबको डबल ड्रैगन मैनर में ला सकता हूँ। तो ज़ूफेन के तक कहते ही सेक्ट लीडर भी उससे कहते हैं कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ना है, तो फिर आखिर तुम मुझसे इस तरीके से बात करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, और एक बार जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरे पास सिर्फ कमजोर लोग ही रह जाएंगे। साफ साफ कहूँ तो तुम्हारी ताकत बिल्कुल ही बेकार है अगर तुम उन बच्चों को भी अपने साथ नहीं ले जा सके तो, इसलिए कभी भी छोड़ने के बारे में मत सोचो, इसलिए तुम यहीं रहोगे उन लोगों को लीडिंग, उन लोगों को नेतृत्व करते हुए। तो सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए उसके ऊपर काफी गहराई से सोचने लगता है। तो ज़ूफेन के इस तरीके से सोचता देख सेक्ट लीडर उससे कहते हैं कि क्या ये इतना ज्यादा हार्ड है क्या, और क्या तुमने इससे पहले कोई गैंग और यूएर को बहुत तेजी से बढ़ने में मदद नहीं की। तो ज़ूफेन कहता है कि वो दोनों बच्चे तो काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन ये दृढ़ संकल्प सिर्फ और सिर्फ फूर्ता और जोखिम के साथ ही किया जा सकता था, जो कि वो वेस्ट्रल्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ज़ूफेन के तक कहते ही सेक्ट लीडर कोई चीज ज़ूफेन की ओर बड़ी तेजी से फेंक करके देता है कि ज़ूफेन भी थोड़ा शौक होते हुए जल्दी से अपने हाथ में पकड़ता है, जो कि एक किसी प्रकार का टोकन होता है। तो सेक्ट लीडर ज़ूफेन से कहता है कि ये मेरा सिंबल ऑफ अथॉरिटी है, जिसमें कि मेरी सोल का एक छोटा अंश है, और इससे हमारे सेक्ट का हर एक एल्डर और वेनरेबल तुम्हारे हाथ में इसे देख करके मेरे जैसा ही समझेंगे, यानी कि तुम्हारे पास मेरी ही तरह पूरी अथॉरिटी होंगी, और मैं ये जानता हूँ कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, इसलिए अब तुम इसके साथ इस पूरे सेक्ट में कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल फ्री हो, और अब से अपने खर्चों के लिए, अपनी लाइफ एक्सपेंस के लिए सेक्ट के ऊपर डिपेंड कर सकते हो, लेकिन बस इस बात को सुनिश्चित करना कि वो बदमाश बच्चे आपको ही नीचे ना खींचे। तो अब सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ूफेन उस टोकन को अपनी जेब में रखते हुए चिढ़ते हुए सेक्ट लीडर से कहता है कि होली शिट, अरे यार तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं दिया था, इस खिलौने से अब तक मेरा काफी ज्यादा समय बच जाता। तो तब सेक्ट लीडर उसे बताता है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम्हारे पास तुम्हारे नाम के लिए कुछ भी नहीं था, और तब इससे एल्डर्स और वेनेबल लोगों के साथ और भी ज्यादा अधिक परेशानी ही खड़ी होती, लेकिन उसकी जगह पर अब तुम्हारे पास ताकत और प्रसिद्धि दोनों है, और अब इस अथॉरिटी टोकन के साथ सभी लोग तुम्हारी और भी ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरी अथॉरिटी के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुमने शुरू से ही उन्हें नाराज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया होता तो वेनेबल सी ने इस चीज को एक एक्सक्यूज के तौर पर मुझसे मिलने पर इस्तेमाल किया होता। तो अब जब सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ूफेन सेक्ट लीडर से कहता है कि तो ठीक है फिर, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली सेक्ट लीडर, तो फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर के ज़ूफेन जाने के लिए वहाँ से मुड़ जाता है और अपनी एक डेविलिश सी स्माइल देते हुए हंसते हुए कहता है कि इस ट्रेजर के साथ में मैं उन बदमाशों को उनकी जगह पर रख दूंगा। जबकि ज़ूफेन को जाता हुआ देख सेक्ट लीडर भी ज़ूफेन की ओर ही देख रहे होते हैं और उसे इसी तरह जाता हुआ देख कहते हैं कि ज़ूफेन तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बाहर जा रहे हो, और शायद ये मेरे लिए ही बेहतर रहेगा कि तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद यहाँ से चले जाओ। तो गाइस अब इसी के साथ में हमारा यहाँ पे ये वाला सीन चेंज होता है, जिसके बाद इसका अगला सीन हमें लेबर ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ूफेन सेक्ट लीडर से सारी मीटिंग करने के बाद आ रहा होता है। तभी उसके सामने ल्यूजी, की चैंगलोंग और अपनी एक बड़ी ही खतरनाक अदा में बाइलियन खड़ी होती है, जबकि इधर दूसरी ओर यूलिंग, कुइलेंग, कुइहू और चाइफेंग एक टीम बना करके खड़े होते हैं। देख ज़ूफेन भी स्माइल करते हुए कहता है कि ऑलराइट, तो चलो अब चलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गैंगर और यूआर भी एकदम तैयार हो गए होते हैं। तो ज़ूफेन उन सभी लोगों से कहता है कि ठीक है फिर, लेट्स गो डबल ड्रैगन गैदरिंग। और गाइस इसी के साथ अब हमारा डबल ड्रैगन गैदरिंग आर्क शुरू होगा, जो कि भाई रियली में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन जब सेक्ट लीडर से अपनी सारी बातें करने के बाद बाहर आता है, तो उसके बाद में हमें बाइलियन, की चैंगलोंग और ल्यूजी को दिखाया जाता है, साथ ही यूलिंग, कुइलेंग, गुइहू
और टाइसिक, जबकि गैंगर और यूर भी जाने के लिए तैयार होकर के जूफेन के पीछे खड़े होते हैं। जिसके बाद जूफेन उन लोगों से कहता है कि ठीक है फिर चलो अब चलते हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग। तो इसके बाद में हमें अगले सीन में उन तीनों वेनरेबल्स को दिखाया जाता है जो कि जूफेन के साथ में जाने वाले हैं, वेनेबल गुई, वेनेबल यांग और वेनेबल। तभी वेनेबल यांग अपने सामने जूफेन को टीम को देख थोड़ा निराश होते हुए जूफेन से कहते हैं कि जूफेन बाकी सबका तो ठीक है, मुझे बाकियों से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आखिर ये फ्रेश रेडिएंट स्टेज के डिसाइपल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आखिर वहाँ पे अपने विरोधियों से लड़ने के लिए डेमोनिक ट्रेजर की क्या जरूरत है। तो जूफेन एल्डर जान से कहता है ये लोग मेरे डिसाइपल्स हैं और मैं इन्हें सिर्फ इस दुनिया को दिखाने के लिए अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो जूफेन की ये बात सुनकर के वेनेबल यांग भड़कते हुए जूफेन से कहते हैं कि मैं इन्हें तुम्हें अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा, और क्या सेक्ट लीडर ने तुम्हें ये बात पहले ही नहीं बताई थी कि ये डबल ड्रैगन गैदरिंग कोई एक मजाक की चीज नहीं है। अब इधर वेनेबल यांग ऐसे कहते भड़क रहे होते हैं कि तब जूफेन उनके मुंह के सामने सेक्ट लीडर के टोकन को दिखा देता है। इसे देख करके तो अचानक से वेनेबल यांग की भी बोलती बंद हो जाती है और फिर वो काफी ज्यादा हैरानी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो सेक्ट लीडर का टोकन है। तो तब जूफेन भी हंसते हुए उनसे कहता है कि आगे बढ़ो और अपनी बात कहो, मेरे हाथ में ये टोकन और सेक्ट लीडर दोनों एक ही बात है, और तुम्हें तो ये अच्छी तरीके से पता ही है कि ये चीज क्या करती है ना। इसलिए अगर तुम चाहते हो तो वापस जाओ और मेरी रिपोर्ट कराओ। जबकि यहाँ पर मैं भी, मेरे हाथ में ये टोकन होते हुए, मेरे पास इन चीजों की अथॉरिटी होते हुए भी मेरी बात न मानने के लिए तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, और फिर देखते हैं कि आखिर सबसे पहले किसका सिर कटता है। जूफेन की ये बात सुनोगे तो बाइलियन और यूलिंग तो जोरों से हंसने लगते हैं, जबकि उन्हें इस तरीके से हंसते हुए देख करके वेनेबल यांग भी चढ़ते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लड़कियां इस तरीके से यहाँ पे कैसे हंस रही हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम लोग यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद फिर वेनेबल यांग जूफेन के ऊपर भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सेक्ट लीडर के ये टोकन कोई एक मजाक है जिसको कि जब चाहे तुम आगे बढ़कर के उसे यूज करते हुए उसके ऊपर हंसने लगोगे, और अब अगर तुमने इसका और भी ज्यादा अधिक अनादर किया तो देख लेना इसके बाद फिर तुम रोने लगोगे। अगर जूफेन तो वेनेबल यांग की इस बात को इग्नोर करते हुए सीधा गैंगर और यूर के पास जाकर के अपनी एक पिल की बोतल को बाहर निकालता है और उसमें से एक एक पिल उन दोनों को दे देता है, जिसे लेकर के तो वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। गैंगर तो खुश होते हुए कहता है कि ये तो मास्टर की 7th ग्रेड की एक और पिल है। इसके बाद वो अपने पीछे वाले साथियों से भी कहता है कि क्या तुम लोगों ने देखा, सिर्फ और सिर्फ मास्टर के साथ बने रहने से ही आप में से किसी को भी चिंता करने की कोई बात नहीं रहेगी, और मैंने तो पिछले डिकेड्स की तुलना में इन दोनों और भी ज्यादा अधिक पिल्स ली हैं, और उनमें से कोई सी भी पिल 7th ग्रेड से नीचे की नहीं थी। तो अब इधर ये सब देख वेनेबल यांग भी जूफेन के पीछे आते हुए उससे कहते हैं जूफेन आखिर अब ये सब क्या है यार, हमें भी ये सब कुछ दो और उसके बाद में मैं तुमसे आगे कुछ भी नहीं कहूंगा। तो अब तभी जूफेन वेनेबल यांग को मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप भी इन पिल्स को ले लोगे तो आखिर उनकी सुरक्षा कौन करेगा, क्योंकि मैं तो निश्चित रूप से ये काम नहीं कर सकता। जूफेन की ये बात सुनने के बाद तो वेनेबल यांग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या उन्हें प्रोटेक्ट करना है, मगर लेकिन आखिर तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब है। वेनेबल यांग इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि अचानक से गैंगर को झटका लगने लगता है, उसकी बॉडी बुरी तरीके से अकड़ने लगती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर निकल रही हो, जो देख करके कुइलिंग भी अपने बेटे के लिए परेशान होते हुए कहता है कि मेरे बच्चे आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मगर तभी कुइलिंग इतना कहते ही उसकी बॉडी भी इसी तरीके से अकड़ने लगती है। ना सिर्फ वो, गुईहू और टाइशिक भी, जबकि इधर की चेंगलोंग और ल्यूजी ही नहीं बल्कि सभी के सभी डिसाइपल्स जिनको की जूफेन ने पिल दी होती है, सभी की बॉडी इसी तरीके से अकड़ने लगती है। इसके बाद इस सारे एहसास को लेते हुए देख करके वेनेबल यांग भी हैरान होते हुए जूफेन से पूछते हैं कि जूफेन यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर इन सब लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो जूफेन हंसते हुए वेनेबल यांग को बताता है कि वो सिर्फ एक मामूली से 7th ग्रेड की पिल नहीं थी, बल्कि साथ ही वो एक पॉइजन भी था जिसका के नाम है ज़ॉम्बी पिल, जो कि कुछ ही देर में आपकी बॉडी को काफी ज्यादा कठोर बना देती है और सिर्फ 1 महीने बाद ही उन्हें पत्थर में बदल देगी। तो जूफेन की ये बात सुन करके गैंगर कांपते हुए कहता है कि मास्टर आखिर आप हमें इस तरीके से हर्ट करना क्यों चाहते हैं। तो जूफेन उससे कहता है कि क्या मैंने तुमको नहीं बताया था कि सिर्फ किसी को हत्या करने का इरादा होना चाहिए, लेकिन बिना सुरक्षा के बिल्कुल नहीं। फिर कोई भी अपने मास्टर की इस बात को क्यों नहीं सुनता, और आखिर तुमसे ऐसा किसने कहा कि एक मास्टर हमेशा केवल तुम्हें अच्छी चीजें ही देगा। जूफेन उन लोगों से ये सब कही रहा होता है कि वेनेबल यांग गुस्से में जूफेन का गलेमन पकड़ते हुए चिल्ला करके उससे कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा
कैसे कर सकते हो? और आखिर फिर कौन उनके मरने के बाद डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाएगा? और क्या तुम सिर्फ और सिर्फ अकेला ही उन सभी लोगों से फाइट लड़ना चाहते हो? तो सुफन उनसे कहता है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग खतरों से भरी हुई है, ये तो आप भी जानते हैं, और ये लोग जिस तरीके से अभी है उन्हें इस तरीके से ले जाना सिर्फ और सिर्फ उनकी मृत्यु की संभावना और ज्यादा बढ़ा देगा। तो उससे तो अच्छा यही रहेगा कि ये लोग यहीं मेरे हाथों से मारे जाएं। इतना कह करके फिर ज़ूफेन एलरियान के हाथ को हटाते हुए उनसे कहता है और अगर इन लोगों ने अपनी होप को नहीं खोया, इसके बाद वो उन सभी डिसाइपल्स से कहता है कि ज़ॉम्बी पिल ने अब तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा कठोर बना दिया है और तुम्हारे शरीर में घुल करके तुम्हारी कल्टीवेशन को कम कर दिया है। और अब तुम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि तुम लोग अपनी बॉडी को जितना ज्यादा चलाने की कोशिश करते रहोगे, उतना ही ज्यादा इस पिल की प्रोसेस को पूरा होने में टाइम लगता रहेगा। इसलिए डबल ड्रैगन गैदरिंग होने तक यूं ही इसी तरीके से इंतजार करें और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगा। लेकिन बाकी के बचे हुए लोगों के लिए मेरी ओर से टफ बैड लक कह करके फिर ज़ूफेन उन लोगों को उस टोकन को दिखाते हुए कहता है कि जरा देखो इस टोकन को, इसकी वजह से मेरे सामने तुम्हारी मौत मेरे लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारे सारे बड़े कनेक्शंस भी बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि मैं कुछ भी करूं कोई भी मुझे छू नहीं सकता। इसलिए अब तुम लोग भीख मांगना छोड़ दो, क्योंकि चाहे तुम सभी लोग मर भी क्यों न चाहो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कह करके ज़ूफेन वहाँ से जाने लगता है। तो वेनेबल यंग भी उसे देख अपने मन में कहते हैं कि ओ तो तुम इन लोगों को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही इम्प्रूव कराना चाहते हो, मगर फिर भी ये भले ही कोई एक ट्रेनिंग ही क्यों ना हो, लेकिन ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा मर्सीलेस और निर्दयी है। इधर वेनेबल यंग के पास से गुजरते हुए ज़ूफेन उनसे कहता है कि ये लोग अब बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चों की तरह है, इसलिए अभी इन लोगों को आपकी देखभाल की काफी जरूरत है। न कह करके आगे बढ़ करके ज़ूफेन हल्की सी स्माइल देता है और फिर उन सभी लोगों को अपनी गांड दिखाते हुए चिढ़ाते हुए उनसे कहता है कि अब मैं तुम लोगों से 1 मील दूर जाकर के तुम्हारा इंतजार करूंगा और इसलिए तुम लोग अपनी पूरी कोशिश करना कि तुम लोग सेक्ट से बाहर निकलते ही मर ना जाओ। इतना कह करके ज़ूफेन वहाँ से बड़ी तेजी से उड़ करके चला जाता है। जबकि ज़ूफेन की इस तरीके की हरकत को देख करके वेनेबल यंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट किया था। जबकि उनके पीछे के सभी डिसाइबल्स तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं। तो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, अगर आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे तो आपको एक और बात बतानी होगी। इतना कह करके सभी लोग अपनी पूरी जान लगा करके ज़ॉम्बी पिल को रजिस्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। जबकि उन्हें इस तरीके से देख वेनेबल यंग भी अपने मन में कहते हैं कि इस रेट से तो बच्चे उससे भी ज्यादा अधिक रेट से बढ़ रहे हैं, तो फिर आखिर हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने में कितना ज्यादा समय लगने वाला है। तो वेनेबल यंग के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें कहीं दूर ठंडे एरिया पहाड़ों और वादियों का खूबसूरत सीन दिखाया जाता है। वहीं पे एक बड़ी सी केव के नीचे उसके गेट के सामने पिंक हेयर में एक लड़की खड़ी होती है, जो कि भाई कोई और नहीं बल्कि हमारी आपकी ज़ूफेन की सबकी दुलारी वन एंड ओनली सिस्टर चूचू होती है, जो कि उस केव के बाहर खड़े होते हुए अपने उस सेक्ट की किसी सिस्टर से कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर, मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में जा रही हूँ और आपका बेहद बेहद शुक्रिया जो कुछ भी आपने मेरे लिए इन पिछले कुछ सालों तक किया। तो उस केव के अंदर से आवाज आती है, आखिरकार इतने लंबे समय के बाद में डबल ड्रैगन गैदरिंग का समय आ ही गया और मुझे आश्चर्य है कि क्या वो भी वहाँ पर आएगा। आइचेन, तुम यहाँ पर मेरी परमाफ्रोस्ट को रिप्रेजेंट करती हो, तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? सिस्टर चूचू कहती है कि हाँ सीनियर सिस्टर, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। तो तब उस गुफा के अंदर से फिर से आवाज आती है, आइचेन, अगर तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग में डीमन स्कैमिंग सेक्ट के किसी से भी मिलती हो तो प्लीज उनके ऊपर थोड़ी नरमी बरतना, क्योंकि मैं उसे मेरे ब्लेड से जख्मी होता हुआ देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। हालांकि ये ब्लेड अब आपके पास है। तो इधर सिस्टर चूचू भी कहती हैं कि क्या वो गुफा से आवाज आती है कि हाँ वही, उन्होंने ही मुझे इस स्टेट तक पहुंचाया है और साथ ही मुझे इस सारे पछतावे से मुक्त किया है। तो गाइज अब इधर इसी सीन के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और गाइस हमें नहीं बताया गया है कि इस गुफा के अंदर कौन है और गुफा के अंदर की वो सीनियर सिस्टर आखिर किसके बारे में बात कर रही है। मगर ये डेफिनेटली है कि इसके आने वाले एपिसोड्स में अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि बेहद ही ज्यादा गुस्से में खड़े होकर के अपनी टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्ला करके कहता है कि क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना। तुम्हारे कहने का मतलब है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के मामूली से कचड़े लेबर ऑफिस के एक डिसाइपल से
तुम लोग हार के आए हो, ये चीज हमारे लिए सचमुच में बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है। तो अब इधर अपने फादर की ये बात सुनने के बाद में दोनों ही सेकंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर शर्म के मारे अपने सिर को नीचे झुकाए हुए होते हैं। मगर तभी थर्ड यंग मास्टर हान थोड़ी हिम्मत कर कहता है, फादर वो लेबर ऑफिस का लड़का जू फैन, वो जैसा दिखता है वो उससे कहीं गुना ज्यादा है, और मुझे तो इस बात के ऊपर भी काफी ज्यादा संदेह है कि क्या उसके साथियों में कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि उसकी सिर्फ बात का भी विरोध भी कर सके। तो अब तभी उनके साथ गए एल्डर मो भी कहते हैं कि सेक्ट लीडर यंग मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस चीज की मैं खुद पुष्टि कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी इन आंखों से सेकंड यंग मास्टर की करारी बुरी हार देखी है। मैंने देखा कि कैसे उस लड़के ने सेकंड यंग मास्टर को बुरी तरीके से कुचल डाला। तो ये सुन सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं, बुलशिट, तुम सब के सब लोग अब यहाँ पर सिर्फ बहाने ही दे रहे हो, और बात सिर्फ इतनी है कि तुम लोग हार गए, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि लोअर 3 सेक्टों में से किसी एक की डिसाइपल से। तुम लोगों ने सचमुच में मेरा सारा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। तो बताओ बेटे, अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये सुन सेकंड यंग मास्टर पहले तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, साथ ही कांपते हुए कहता है कि मुझे फादर के जजमेंट के ऊपर विश्वास है और वो जो कहेंगे मुझे वो मंजूर है। तो तब उनका फादर यानी कि सेक्ट लीडर कहता है कि अब क्योंकि तुम उसका एक हिट भी नहीं सह सके, इसका मतलब ये है कि अब आपका एक हाथ बेकार हो गया है। तो क्या मुझे तुमको उससे मुक्त कर देना चाहिए। तो अपने फादर की ये बात सुन थर्ड यंग मास्टर हान तो हैरान होते हुए उनसे कहता है, फादर प्लीज सेकंड ब्रदर को हैंडीकैप मत बनाइए। तो फादर गुस्से में कहता है कि जो लोग इथेरियल स्टेज में बस एंटर करने ही वाले हैं उनके लिए शरीर का कोई उपयोग नहीं रह जाता, और उसके लिए उसके हाथ केवल सजावट के अलावा और कुछ नहीं रह जाते। और अगर तुम फिर भी इन्हें अपने पास रखना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें पूरे 49 दिनों तक चलते हुए फायर प्लेट्स पर सजा के तौर पर रहना होगा। तो अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम क्या चॉइस करते हो। तो अपने फादर की ये बात सुनकर तो दोनों ही यंग मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मगर अगले ही पल सेकंड यंग मास्टर कहता है कि फादर मैं बर्निंग पिलर को चूज करता हूँ। तो उसके इस डिसीजन को सुन फादर भी एक पल के लिए उसी की ओर घूर करके देखता है, और फिर वो उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल यही, मेरे बेटों को बिल्कुल इसी तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक आदमी अपनी गलती की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेता है। ये सब कहते हुए फादर थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि सेकंड यंग मास्टर ने अपने फादर को प्राउड कराने के लिए हाथ कटवाने से भी ज्यादा खतरनाक सजा को चुना था। मगर तभी अचानक से कोई आता है और सेक्ट लीडर से कहता है कि रुको रुको। तो अब इधर उस आवाज को सुन सेक्ट लीडर भी थोड़ा शॉक हो गया होता है, जबकि तभी दोनों ही यंग मास्टर भी हैरान होते हुए पीछे मुड़ करके कहते हैं कि ये तो तभी हमें दिखाया जाता है उनका सबसे बड़ा एल्डेस्ट यंग मास्टर, और यही फादर को रुकने के लिए कह रहा होता है। जिसके बाद एल्डेस्ट यंग मास्टर अपने फादर से आगे कहता है, फादर ब्रदर की गलती इसलिए हुई क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप काफी ज्यादा बड़ा था, और इसलिए इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। फादर कहता है कि मगर लेकिन ये लोअर 3 सेक्ट के डिसाइपल से हार करके आया है, और यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा लोअर एक लेवर डिसाइपल से। तो एल्डेस्ट ब्रदर कहता है कि सो व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक हीरो हमेशा कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि हमेशा एंड पर ताकत ही मायने रखती है, हैसियत नहीं, और एक ताकतवर से हारना कोई अपमान की बात नहीं है। और करीब आ रहे डबल ड्रैगन गैदरिंग के जमारे के साथ सेकंड ब्रदर को इस समय इस तरीके की सजा देने से सिर्फ और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस में ही नुकसान पहुंचेगा। तो फिर आखिर उनकी पोजीशन को कौन डिसाइड करेगा, और फिर तब हम लोग मिडिल 3 सेक्टों में से सबसे कमजोर लास्ट सेक्ट बन जाएंगे, और साथ ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट का डायरेक्ट टारगेट भी। और एल्डर मो तो क्लियरली तौर पर उसकी स्ट्रेंथ को देख चुके हैं, और फादर भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसमें मिडिल 3 सेक्टों के पूरे गुण हैं, इसलिए सब कुछ सिर्फ स्टेटस ही नहीं होता। तो अब इधर अपने एल्डेस्ट यंग मास्टर की ये सारी बातें सुन करके फादर भी उसकी बात के ऊपर काफी ज्यादा गहराई में सोचने लगते हैं। फिर साथ ही वो अपनी सीट पर से उठ करके आते हुए कहते हैं कि डबल ड्रैगन गैदरिंग को देखते हुए, जो कि अब हमारे काफी ज्यादा करीब आ चुकी है, इसलिए मैं अब तुम्हारी पनिशमेंट को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करता हूँ, और अब सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर इवोल्यूशन ही तुम्हारी इस सजा को हल्का करा सकता है, वो भी अगर तुम मुझे डबल ड्रैगन गैदरिंग में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा सके। तो ये सुनकर तो सेकंड यंग मास्टर भी अपने फादर को ग्रीट करते हुए उन्हें शुक्रिया करने लगता है। इसके बाद फिर फादर एल्डेस्ट यंग मास्टर की ओर देखता है, और फिर अपने एल्डेस्ट सन से पूछते हुए कहता है कि एल्डेस्ट, आखिर तुम्हारा उस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लेबर ऑफिस के उस स्टूडेंट को लेकर के आखिर किस तरीके का ओपिनियन है। एल्डेस्ट यंग मास्टर कहता है, एक वर्दी अपोनेंट जो कि उस बोरिंग डबल ड्रैगन गैदरिंग को मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। तो अपने बेटे की ये बात सुन सेक्ट लीडर भी हल्की से
स्माइल करने लगता है और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे कोई आशा नहीं है कि आप लोग हमें सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक तक पहुँचा पाओगे, लेकिन कम से कम आप हमारी इस पोजीशन को बनाए तो रख ही सकते हो। और अगर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पास में अपनी स्थिति से उठने की शक्ति है भी, तो बेहतर होगा कि हम लोग दूसरों को इस चीज का शिकार बनाएं। तो फादर के चले जाने के बाद एल्डेस्ट यंग मास्टर भी अपने दोनों ब्रदर्स से कहता है कि फादर को इस बात की सबसे स्पष्ट क्लियरता है कि आखिर वो लेवर किस तरीके का सिग्नल दे रहा है। एल्डेस्ट यंग मास्टर के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें वापस से एक सीन कहीं पहाड़ियों का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वहीं कहीं किसी केव के पास में एक बंदा आता है और आते ही उस केव के गेट के बाहर आवाज लगाते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर, मैं अपनी सेक्युलरिज्म से बाहर आ चुका हूँ। तो फिर आखिर अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि डबल ड्रैगन गैदरिंग तो किसी भी आदमी का इंतजार नहीं करती। तो तब उस केव के अंदर बैठा बंदा कहता है कि सीनियर ब्रदर, आप काफी ज्यादा बेहतरीन टैलेंट हैं जो कि इतनी तेजी से सामने आए